कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन साइकोलॉजी, दो दृष्टिकोण से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब वो दो कौन कौन से हैं? एक तो आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे लिखना है, और दूसरा एक्चुअल में आपके कैरियर पर्सपेक्टिव से कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास कैरियर की ऑप्शन कौन कौन सी हैं, उसके बाद आप बस पीजी कर लेंगे तो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं साइकोलॉजी में, खास करके कौन कौन से कैरियर। पहले हम डिस्कस करेंगे आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, उसमें ही ज्यादातर आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बावजूद भी दो चार पॉइंट और हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, जो मैंने पीपीटी में नहीं डाल रखे हैं वो मैं आपको वर्बली बता दूं। ये महामारी की स्थिति है। इन दिस सिचुएशन डॉक्टर्स एंड द काउंसलर्स, मनोशास्त्री, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिजिशियन की जरूरत है क्योंकि हमें अंदर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमें मनोशास्त्रियों की जरूरत क्यों? क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है उनसे कहीं अधिक खतरनाक हमारे मनोशास्त्रीय रिस्पॉन्सेज है, प्रक्रियाएं हैं। किसी व्यक्ति को अगर आज के समय कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है, देखो कमाल, इन्फेक्शन उसको है लेकिन उसको पता नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट उसके हाथ में है, उस क्षण रिपोर्ट उसने खुली नहीं है, उस क्षण उसकी स्थिति कुछ और है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट खोल के वो पढ़ता है वो पॉजिटिव है, उसी क्षण उसकी स्थिति कुछ और है। वो भी मनस्थिति की मैं बात, फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं उसकी सेम है, लेकिन पॉजिटिव पढ़ने के बाद उसकी मनस्थिति एकदम से बदल जाती है, और उस मनस्थिति के बदलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी शारीरिक स्थिति भी बदलने लगती है। यहां तक भी देखा गया है कि जैसे ही लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, कांपना शुरू, हाथ से वो रिपोर्ट छूट के गिरती दिखाई दी। उसी क्षण उन्हें सांस में परेशानी होने लगती, स्वेटिंग, चेहरा एकदम फक से सफेद पड़ जाता है, उसे अपने सामने अपनी मृत्यु दिखाई देने लगती। साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस समय बहुत ज्यादा जरूरी। होता क्या है कि उस समय जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो उसके आसपास के लोग होते हैं, चाहे उसके कितने क्लोज रिलेटिव्स हो, फैमिली वाले हो, उससे दूर हो जाते। अब तक रिपोर्ट पढ़ने से पहले सब एक साथ थे, अब दूर हो जाए। उस व्यक्ति को मृत्यु के साथ साथ अकेलेपन से भी भय लगने लगता है, उसके अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस समय जरूरत है अपनों के साथ, हम किस प्रकार से अपनों का साथ निभाएं। ये सारी समस्याएं जो एड्रेस करनी है वो मनोशास्त्री ही एड्रेस कर पाते हैं, जो ट्रेन है, जो सक्षम है, जो कुशल है। इसीलिए आज इस शास्त्र की बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया आपके सामने कि मनोशास्त्र के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं। अगर ये सारी प्रयोगशालाएं हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स अगर हमें करने हैं तो मनोशास्त्र को, जो विज्ञान जिस विधि का अनुसरण करता है, मनोशास्त्रियों को भी प्रयोगशाला में उसी विधि के अनुसार हमें अपने एक्सपेरिमेंट करने, ताकि हम क्या कर सकते हैं, परिणाम निकल कर आए उनका विश्लेषण कर दें, परिणामों से हम भविष्यवाणी कर पाए और उनको परिणामों को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और उनका उपयोग कर सके रियल लाइफ में। जहां पर भी इंसान जाएगा मनोशास्त्र वहां पर आपको तैयार मिलेगा। जब ऐसी स्थिति है तो मनोशास्त्र से संबंधित जो कैरियर संभावनाएं हैं वो अपार हैं। मैं ये एग्जेग्रेशन नहीं कर रहा हूं, जो आपकी भाषा में बोलते हैं ना कि फेंक रहा हूं, मैं फेंक नहीं रहा हूं, ये सत्य है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, संभावनाएं जहां पर मनोशास्त्र की बहुत ज्यादा है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। शिक्षा में सबसे पहले है, जहां पर आज हम बैठे हुए, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल में और क्राइम, लीगल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी बिल्कुल है, सामाजिक, सोशल, सैन्य, मिलिट्री, मिलिट्री साइकोलॉजी में तो डायरेक्ट साइंटिस्ट भर्ती होते हैं डीआरडीओ में। आपने अगर पीजी की है मनोशास्त्र में तो आप एलिजिबल हैं एक वैज्ञानिक बनने के लिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में,
मनोचिकित्सा, साइकोथेरापी, साइकोमेट्रिक्स, फोरेंसिक, जुडिशियल, हर फील्ड में, स्कूल में, कॉलेजेस में, वो जो टीचर्स की मैंने बात की, ऑर्गेनाइजेशंस की, इंडस्ट्री की मैंने बात की, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, एविएशन सेक्टर है, विमानन, वहां साइकोलॉजी के लिए। इसके साथ साथ आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। ये जो करियर संभावनाएं हैं, ये मैं केवल और केवल साइकोलॉजी संबंधित बता रहा हूं। साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद इनके सिवा और भी संभावनाएं हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद यू कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज, आप सीजीएल एग्जाम के लिए जा सकते हैं, टीजीटी टीचर के लिए जा सकते हैं, पीजी करने के बाद पीजीटी टीचर्स के लिए जा सकते हैं, आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल तो बंद हो गई अभी, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशल एमफिल चल रही है। ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, वो कैसे बने? उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको मनोशास्त्र में स्नातक की डिग्री लेनी होगी। उसके बाद आरसीआई अप्रूव्ड, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से एमफिल करनी होगी। स्पेशल एमफिल इसको बोला जाता है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। जब आप एमफिल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको आरसीआई में, जैसे एमसीआई में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसी प्रकार से जो एमफिल कर लेते हैं आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, उनको आरसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, अपने देश में भी, बाहर भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। कितनी सारी संभावनाएं आपकी मात्र शिक्षा में है। परामर्श और मार्गदर्शन, काउंसलिंग में, जिसको हम बातचीत के माध्यम से समाधान बोलते हैं, अंग्रेजी में टॉकिंग क्योर कहा जाता है। बहुत सारी समस्याएं आपकी केवल बातों से सोल्व हो सकती हैं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, आपकी मैरिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है, उन सारी को हल किया जा सकता है। क्योंकि जो स्थिति अर्जुन के सामने आई थी, आज तक उसके बाद ऐसी स्थिति किसी इंसान के सामने नहीं आई है। वो चरम था, उसके बाद अलग अलग प्रकार की स्थिति आई है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अर्जुन के सामने थी। तब से लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति के सामने ये समस्या नहीं आई है कि उसके दादा उसके सामने खड़े हो लड़ने के। लोगों ने किया है ऐसे, अपने भाइयों को मार दिया है, जैसे औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को सबको मार मूर के अपने पिता को भी कैद कर दिया था। तो वो स्थिति आई है, लेकिन युद्ध की स्थिति, आमने सामने खड़े होने की स्थिति, उसका भी टॉकिंग की ओर से इलाज था। परामर्श और मार्गदर्शन में इतनी ताकत है, इसकी वैल्यू हम समझे तब। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। बहुत बार एक व्यक्ति था मेरे साथ, उसको मैंने कहा था कि जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं वो लोग सफलता पाते। अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, ये बात मैंने उसको कही थी। और ये बात बड़ी साधारण सी हर जगह लिखी मिलेगी आपको। पता नहीं किस मुहूर्त में ये बात उससे कही गई, उसने इस बात को गांठ बांध दिया। शुरू शुरू में 5:30 4 एंड दैट इन स्टार्ट मेकिंग अप 3:30, और उसने 3:30 बजे उठकर पढ़ना शुरू किया, और वो असिस्टेंट कमांडेंट बन गया बीएसएफ। वो मुझे आज भी याद करता है। परामर्श और मार्गदर्शन के जो आपके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, अगर उनके अंदर सच्चाई है, ट्रूथफुलनेस है, ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, तो वो सीधे व्यक्ति के हृदय तक ट्रेवल करते हैं और व्यक्ति को इतना मोटिवेशन देते हैं कि व्यक्ति अपना गोल पाने में सक्षम है। ये परामर्श और मार्गदर्शन में ताकत है। क्लिनिकल में होता क्या है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप में स्वस्थ नहीं है, ये सत्य बात है। कहीं ना कहीं उसको छोटी मोटी मानसिक समस्याएं और शारीरिक समस्याएं रहती है, लेकिन वो समस्याएं इतनी गहरी नहीं है कि उसके जो डे टू डे एक्टिविटी लाइफ में वो बाधा पहुंचाए। फिर वो समस्या तो है ही है, लेकिन जब वो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती, फिर आपके डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर होने लगता है, तब जाकर वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स बनती है। हमारे पास, सबके पास ये स्थिति है। आप देखेंगे, आपको कोई बात कोई कह दे, तब तुरंत मूड आपका खराब हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर रहेगा।
अब क्लिनिकल में क्या होता है, वो व्यक्ति जो मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं और उनका कोई फिजिकल कारण नहीं होता है, उनको डायग्नोसिस किया जाता है, पता किया जाता है कि उसको परेशानी क्या है। उसके बाद जब डायग्नोसिस हो गया है, उसके बाद उनका इलाज किया जाता है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की होती है जिम्मेदारी। और जो जो तकनीक विकास कर रही है, त्यो त्यो मानसिक समस्याएं भी व्यक्तियों को घेर रही है। हम जितना सो काल डेवलप होते जा रहे हैं, उतना ही सेम रेशो में मानसिक बीमारियों से भी गिरते हुए जा रहे हैं। अब आप तकनीक तो रुकेगी नहीं डेवलप होनी, जब तकनीक नहीं रुकेगी तो मानसिक समस्याएं भी, उसकी व्यापकता नहीं रुकेगी। अब वो नहीं रुकेगी तो आने वाले भविष्य में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। आप सोच सकते हैं कि कितनी इसमें संभावना है। उद्योग, अब ये प्रश्न कई बार विद्यार्थी पूछ लेते हैं कि सर इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें मनःशास्त्रियों की क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो एचआर करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। कैसे? पहला काम उसका ये होता है कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें जो व्यक्ति भर्ती करने हैं, क्या वे उस काम करने के लायक है जिसमें वो भर्ती किए जा रहे हैं। एक इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक अपैरल इंडस्ट्री है कपड़े की, एक शू मेकिंग इंडस्ट्री है। अब इन चारों प्रकार के उद्योग में कौन सा व्यक्ति फिट बैठेगा कहां, ये कौन बताएगा? ये एचआर का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है, जो कि एक मनःशास्त्री। चयन होगा उनका, उनके बाद क्या वो व्यक्ति सेटिस्फाइड है, नहीं है तो क्यों नहीं है, व्यक्तियों के जो काम करने का आसपास का जहां वो वर्क करते हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका फैसला भी मनःशास्त्री करता है। संबंध कैसे हैं अपने कुलीग के साथ और हायर मैनेजमेंट के साथ, अगर संबंध अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं है तो पता करना पड़ता है किसी समस्या क्यों। लोग बार बार एक इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी में जाते हैं, एट्रिशन रेट उसको बोलते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान कानूनी और अपराध क्षेत्र, इसमें इतनी ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि जो टेस्ट होते हैं, जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, जैसे अपने हरियाणा की मधुबन में है, हिसार में भी है, हिसार में उसकी ब्रांच है, आरएफएसएल बोलते हैं उसको। मधुबन में उसको करनाल के पास एफएसएल बोलते हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पर कोर्ट भेजता है कि इनका टेस्ट किया जाए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाए। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके इंटरव्यू ले जाते हैं, उनसे बात की जाती है ताकि उनके अंदर से सच्चाई को उगलवा लिया जाए। ये सारे काम कौन करता है? सामाजिक लीडरशिप, ग्रुप बिहेवियर कैसा होता है हमारा। हम एक प्रकार के व्यक्ति एक स्थिति में है और दूसरी स्थिति में दूसरे प्रकार के हो जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उसके बाद जो आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी पर, वहां भी मनःशास्त्री अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। फिल्मों में मनःशास्त्री अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब हमारे इस क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं कि मिलिट्री साइंस में जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट जाते हैं, वे एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं, जहां पर जो नए नए रिक्रूट्स आते हैं अधिकारी बनने के लिए, उनका वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। वो फैसला करते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से सेना में अधिकारी बनने लायक है या नहीं। उसके बाद सेना के अंदर जवान या अधिकारी होते हैं, उनको एक बहुत मोटी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हर समय तैयार उनको रहना पड़ता है। और कई बार वो ऐसे ऐसे घटनाओं के साक्षी बनते हैं, जो घटनाएं उनके जीवन भर मस्तिष्क में रिजोनेट होते रहते हैं, जिनके कारण वो परेशान हो जाते हैं और जिनको पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। उनका समाधान भी मनःशास्त्री करते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। जब मैंने रिसर्च की तो कई लोगों से ऐसे मैं मिला था कि जिनको ऐसी समस्याएं थी, पीटीएसडी से वो ग्रसित थे, तो वहां बहुत जरूरत है सैन्य सेवा में। और यही वो लोग हैं जो मिलिट्री साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो कि डीआरडीओ में साइंटिस्ट भर्ती होते हैं। आप भी साइंटिस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। खेल, ये जो लेफ्ट साइड में फोटो लगाई है, ये इस व्यक्ति की है जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। जीवन पर एक फिल्म बनी है
भाग मिल्खा भाग। उनके शब्द सुनिए, मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा हूं मिल्खा सिंह के शब्द, और वो सीन मैंने लेफ्ट में लगाया भी है। आई थॉट ही वॉज टू फास्ट इन लेन 5, so I slowed down a bit and even turned back, or was a side glance, but that fraction of a second decided the fate of the race. मिल्खा सिंह कहते हैं कि मुझे लगा कि जो 5वीं नंबर लेन में जो व्यक्ति दौड़ रहा है वो बहुत तेज दौड़ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे हो गया, और फिर मैंने धीरे से मुड़ के पीछे देखा, और उसी क्षण ने उस रेस का फैसला कर दिया। जो आदमी नंबर 1 चल रहा था ओलंपिक्स में, वो उसी क्षण चौथी पोजीशन पे आ गया, जिसका मलाल आज भी मिल्खा सिंह को है। कहां कमी रह गई उनमें? तो आज मिल्खा सिंह एक लेजेंड होते हैं, आज भी है वो, लेकिन उनके पास मेडल भी होता, ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी होता। किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो कैसे खेलते हैं, किस प्रकार से मानसिक दबाव डालते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, तो जो उनका दूसरे का विकेट कीपर होता है वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है, उसकी अटेंशन को खींचने की एक टैक्टिस होती है, एक रणनीति होती है, ताकि वो जो खेलने वाला बैट्समैन है वो जल्दी आउट हो जाए। लेकिन जो मानसिक रूप से स्ट्रोंग होते हैं, जिन्होंने मानसिक ट्रेनिंग ली होती है, उनका उन बातों पर असर नहीं पड़ता है और वो अपने पर ध्यान रखते हैं। एक और समस्या उत्पन्न होती है खिलाड़ियों में, जिसको हम प्रतिस्पर्धा दुश्चिंता। कंपटीशन से पहले व्यक्ति के अंदर एक दुश्चिंता उत्पन्न हो जाती है। ये आपने भी अपने अंदर अनुभव किया होगा। एग्जाम से पहले हम बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा करते हैं। क्या आप इतना पानी पीकर आ गए कि बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है? देखिए, मानसिक स्थिति आपके व्यवहार में परिवर्तन कर देती है। तो उस कॉम्पिटिटिव एंजाइटी से बचने के लिए और उसका सामना करने के लिए मनोशास्त्रियों की आवश्यकता होती है। मनोचिकित्सक, साइकोथेरापिस्ट, जो कि अलग अलग विधियों के माध्यम से जो हमारी मानसिक समस्याएं होती हैं उनका उपचार करते हैं। कौन कौन सी? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको हम सीबीटी बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, गेस्टाल्ट थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी। इन सब के माध्यम से जिस व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्वास्थ्य है, उनका बैलेंस बनाया जाता है। समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, इमोशनल आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब से निपटने में ये जो थेरापीज हैं ये बहुत कारगर साबित होते हैं। लेकिन इनको थेरापीज के लिए कौन आधिकारिक रूप से योग्य होता है? जो इनमें मास्टरी कर लेता है, जो मनोशास्त्र को बहुत ढंग से पढ़ लेता है। थेरापीज के अंदर इलाज नहीं किया जाता, उस व्यक्ति को इतना मानसिक रूप से स्ट्रोंग बनाया जाता है कि वो अपने आप उनका इलाज कर लेता है। ये मनोशास्त्र की सबसे बड़ी, और किसी मेडिकल साइंस में स्थिति नहीं है। आप किसी भी मेडिकल साइंस में आप जाएंगे, अगर आपको कोई समस्या है तो वह आपको मजबूत नहीं बनाते हैं। आपको मजबूत बनाने के लिए कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनोशास्त्री क्या करते हैं? आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसी को वो जगाते हैं। आप स्वयं हील होते हो, अपना स्वयं उपचार करते हो, ये खास बात है। साइकोमेट्रिक्स, अपने आदमपुर कॉलेज में भी एक सेल हमने खोल रखी है, साइकोमेट्रिक सेल जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि साइको और मैट्रिक्स, मन और मैट्रिक्स, जो आपके गुण हैं, ट्रेट्स हैं, इंटेलिजेंस, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, एप्टीट्यूड and other thousands of psychological variables. We need tests to measure our psychological traits. तो वो टेस्ट कौन बनाता है? वो साइकोमेट्रिशियन बनाते हैं। और क्या वो टेस्ट वैलिड और रिलायबल होते हैं? क्या वो वैज्ञानिक तरीके से बने होते हैं? ये कौन बता पाएगा? तो साइकोमेट्रिशियन बता। कौन बच्चा किस विषय के लायक है, ये साइकोमेट्रिशियन बता पाएगा टेस्ट लगाकर। फोरेंसिक साइकोलॉजी, ये फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या चीज है? इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे पुलिस हो और सीबीआई, सीआईडी, और भी जितने भी टाइप के जो कि लॉ इन्फोर्समेंट, जो कानून का पालन करने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए जो बनाई गई एजेंसीज है, उनके साथ मिलकर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो काम करते हैं। ये कुछ
हमारे स्कोप थे कैरियर संभावनाएं, उसके सिवा भी बहुत सारी कैरियर संभावनाएं हैं। इंटरव्यू बोर्ड में बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। आप एक्सपर्ट हो सकते हैं इंटरव्यू लेने में, आप इंटरव्यू के एक्सपर्ट हो सकते हो। डेटा एनालिसिस, रिसर्च जो लोग करते हैं उन्हें डेटा तो वो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको एनालिसिस कैसे करना है, कैसे उसके परिणाम निकालने हैं और क्या डेटा वो बात कहता है, मनःशास्त्र में आज इसकी बहुत जरूरत है। अगर आपको डेटा एनालिसिस करना आ गया तो आप घर बैठे काफी पैसा कमा सकते हैं। और उसको बताता हूं, क्वेश्चंस फ्रेम करना, क्वेश्चन पेपर बनाना, ये भी आज बहुत जरूरत है। बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो आपके एग्जाम लेती हैं, ऑनलाइन एग्जाम लिए जाते हैं, वो एजेंसीज क्या करती हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनवाते हैं। रिसर्च राइटिंग, अनुसंधान को रिपोर्ट्स को कैसे लिखा जाए, मैं कहता हूं कि अपार संभावनाएं हैं। आप किसी फील्ड का नाम ले लीजिए, उसी फील्ड में मनःशास्त्र की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। दीज आर माय रेफरेंसेस, ये मैंने मटेरियल जहां से लिया। अब कल का हमारा जो व्याख्यान होगा वो होगा संगठनात्मक मनःशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जल्दी फिर मिलेंगे कल, लेकिन जाने से पहले अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो मुझसे वो प्रश्न अभी पूछ सकता है। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 3:30 बजे, तब तक के लिए